हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है एल अपडेट के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द बीएनएस ऑफ द थर्ड सेमेस्टर। ठीक है, जो कि मैं पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि पहले क्या था दोस्तों। पहले हम लोग पढ़ते थे आईपीसी, दैट इज इंडियन पीनल कोड ऑफ 1860। अब इसको जो है अमेंड करके, या आप बोल सकते हो कि दिस आईपीसी हैज नाउ रिपील्ड एंड इन द प्लेस ऑफ आईपीसी द न्यू लॉ इज कम, दैट इज भारतीय न्याय संहिता, दैट इज बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, 2023। और जैसा कि दोस्तों ये 1 जुलाई से इन्फोर्स हो गया, 1 जुलाई 2024 से जो है ये इन्फोर्स हो चुका है। ठीक है, तो जब इन्फोर्स हो चुका है तो आपके सिलेबस में भी यही इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। इट मीन्स यू हैव टू रीड नाउ बीएनएस एंड नॉट दी आईपीसी। आई बात समझ में? सो वी आर गोइंग टू डिस्कस योर बीएनएस या द क्रिमिनल लॉ पोर्शन अकॉर्डिंग टू द बीएनएस, दैट इज द न्यू लॉ ऑफ आईपीसी, दैट इज भारतीय न्याय संहिता 2023। आई बात समझ में? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज मैं बेसिक रखूंगा क्लास को। और इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू सी द डेफिनेशन ऑफ क्राइम, क्योंकि वी आर गोइंग टू स्टडी द क्रिमिनल लॉ दैट इज बीएनएस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्राइम, एंड you also has to clear out the difference between the crime and offense। ठीक है, आपको क्राइम और ऑफेंस के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। देन वी विल मूव फर्दर टू द डेफिनेशन ऑफ क्राइम। आई बात समझ में? तो देखो दोस्तों, द वर्ड क्राइम इज नोवेयर डिफाइंड और गिवन इन द भारतीय न्याय संहिता, बट द वर्ड ऑफेंस इज गिवन और डिफाइंड इन भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, तो कोई भी ऐसा एक्ट जो कि लॉ के द्वारा प्रोहिबिट किया गया हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑफेंस बोलते हैं। जैसे लॉ के द्वारा ये प्रोहिबिट किया गया है कि थेफ्ट नहीं करना है। इफ यू आर गोइंग टू कमिट द थेफ्ट, इट मीन्स यू आर कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, नॉट द क्राइम ऑफ थेफ्ट। आई बात समझ में? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? आगे चले। अब एक क्वेश्चन और आता है, मतलब अब एक एग्जांपल मैं देता हूं कि क्राइम को कैसे समझाया जाए। तो दोस्तों लेट अस सपोज ए जो है ये नदी में डूब रहा है, ठीक है, और बी उस रास्ते से जा रहा है। तो बी देख रहा है कि ए नदी में डूब रहा है, अगर बी नहीं बचाएगा तो ए विल गोइंग टू बी डेथ, इवन दो बी इज नॉट गोइंग टू सेव टू हिम। तो यहाँ पे बी इज कमिटिंग द क्राइम, नॉट द ऑफेंस, नॉट द ऑफेंस। ठीक है, बी जो है वो क्राइम कमिट कर रहा है, ऑफेंस नहीं कमिट कर रहा है। और जो क्राइम है दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि ये पनिशेबल हो, बट ऑफेंस इज ऑलवेज पनिशेबल, ऑफेंस इज ऑलवेज पनिशेबल। तो ये दोस्तों डिफरेंस होता है क्राइम और ऑफेंस में। सिंपल सा एक लाइन में बता रहा हूं कि जो एक्ट लॉ के द्वारा प्रोहिबिट है वो सारे एक्ट क्या होंगे? अगर वो करते हो तो वो ऑफेंस होंगे। ठीक है, और क्राइम क्या हो सकता है कि जैसे क्राइम जो है वो मोरालिटी के बेसिस पे बताया गया है कि अरे आपको भूखा था बेचारे को, आपको खाना खिला देना चाहिए था लेकिन आपने नहीं खिलाया, इट मींस यू आर कमिटिंग अ क्राइम। ठीक है, आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? अब आइए देखते हैं व्हाट इज अ डेफिनेशन ऑफ क्राइम। डेफिनेशन ऑफ क्राइम। So according to James Stephen,
जेम्स स्टीफन, क्राइम क्या होता है? सो एन एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय द लॉ, वो एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय द लॉ, ये स्टीफन बोलते हैं कि वो एक्ट जो कि लॉ के द्वारा फॉरबिड किया गया हो, मना किया गया हो, एंड विच इज एट दी सेम टाइम रिवॉल्विंग टू द मोरल सेंटिमेंट ऑफ सोसाइटी। अगर वो एक्ट आप जो है आप नहीं किए या किए, वो मोरल सेंटिमेंट ऑफ सोसाइटी को हैम्पर्ड कर रहा है या इफेक्ट कर रहा है, इट मीन्स यू आर कमिटिंग अ क्राइम अकॉर्डिंग टू हुम, अकॉर्डिंग टू स्टीफन। आई बात समझ में? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? आगे चले। अब ब्लैकस्टोन के अकॉर्डिंग देख लीजिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्राइम। अकॉर्डिंग टू ब्लैकस्टोन, क्राइम इज एन एक्ट, ये बोलते हैं कि क्राइम क्या है, तो वो एक्ट विच इज कमिटेड, जो कि कमिट किया गया हो, जो कि आपने कोई एक्ट ऐसा किया, ठीक है, जो नहीं करना चाहिए था, या जो आपने एक्ट ऐसा किया जो करना, जो आपने एक्ट ऐसा ओमिट किया जो कि वो ओमिट नहीं करना चाहिए था आपको, ठीक है, इन द वायलेशन ऑफ पब्लिक लॉ, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द ब्लैकस्टोन, ही सेज दैट कि क्राइम इज एन एक्ट विच इज कमिटेड और ओमिटेड, जो कि या तो कमिट किया गया हो, या तो एक्ट किया गया हो, या तो वो एक्ट ओमिट किया गया हो, किस प्रतिपक्ष में? इन द वायलेशन ऑफ पब्लिक लॉ, मतलब पब्लिक लॉ के अगेंस्ट में जो है आपने कोई एक्ट कमिट किया, या पब्लिक लॉ के अगेंस्ट में जो आपने कोई एक्ट ओमिट किया, जो करना चाहिए था आपने वो एक्ट नहीं किया, जिसकी वजह से वो पानी में डूबने से उसका डेथ हो गया, ठीक है, तो दैट एक्ट विल बी कॉल्ड एज क्राइम। तो डेफिनेशन आप लोग को समझ में आ गया होगा आई थिंक, और क्राइम और ऑफेंस में भी डिफरेंस आप लोग को समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द स्टेज ऑफ क्राइम, स्टेज ऑफ क्राइम। तो देखो दोस्तों, देयर आर मेनली 4 स्टेज ऑफ क्राइम इन भारतीय न्याय संहिता। 4 स्टेज ऑफ क्राइम इन भारतीय न्याय संहिता। आई बात समझ में? पहला जो है दोस्तों, पहला स्टेज है वो है इंटेंशन, पहले मैं लिख देता हूं, फिर आई विल डिस्कस वन बाय वन। सेकेंड स्टेज इज प्रिपरेशन, थर्ड वन इज दोस्तों अटेम्प्ट, फोर्थ वन इज कमीशन या अकॉम्प्लिशमेंट, कहीं कहीं जगह पे अकॉम्प्लिशमेंट लिखा होगा, अकॉम्प्लिशमेंट मीन्स ऑल्सो अ कमीशन। तो देयर आर मेनली 4 स्टेज, ठीक है, ऑफ क्राइम इन भारतीय न्याय संहिता। फर्स्ट वन इज इंटेंशन, सेकेंड प्रिपरेशन, थर्ड अटेम्प्ट एंड फोर्थ कमीशन। आई बात समझ में? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द इंटेंशन। तो आइए देखते हैं पहला स्टेज, दैट इज इंटेंशन। वन सेकेंड दोस्तों, कुछ लग रहा है दब गया था। चलिए एक सेकंड रुक जाइए, देखें मैं रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, दैट इज इंटेंशन। फर्स्ट वन इज इंटेंशन। आई बात समझ में?
सो इंटेंशन का जनरल मीनिंग होता है क्या, इंटेंशन का जो हिंदी बोल सकते हैं, जो हिंदी है इसका होता है वो होता है आशय, ठीक। सो इंटेंशन इज अ मेंटल स्टेज, इंटेंशन क्या है, एक मेंटल स्टेज है, ठीक है, वेयर, जहां पे द इंडिविजुअल डिसाइड्स टू कमिट अ क्राइम। सो इंटेंशन इज नथिंग बट इट इज अ मेंटल स्टेज, ठीक है, एक मानसिक, ये कह सकते हो स्टेज है जहां पे कोई भी इंडिविजुअल डिसाइड करता है कि आई हैव टू कमिट दैट पर्टिकुलर ऑफेंस, एंड इट इज अ फर्स्ट एंड मोस्ट क्रूशियल स्टेज इन द कमीशन ऑफ द क्राइम। अगर किसी क्राइम को आपको कमिट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव टू डेवलप द इंटेंशन। ड्यू टू दिस रीजन इंटेंशन बिकेम द वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल स्टेज फॉर अ कमीशन ऑफ एनी क्राइम। ठीक है दोस्तों। और क्या होता है दोस्तों, जो इंटेंशन अब हमारे मन में आपको मारने का आशा चल रहा है, इसको प्रूफ करना इज क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि ऐसा कोई मशीन तो आया नहीं है कि आपको मन को पढ़ सके, ऐसा कोई जज भी नहीं हुआ कि आपको मन को पढ़ के बता दे कि आपने इंटेंशन, आपका इंटेंशन था कि इसका मर्डर करना है कि नहीं करना है। सो हाउ द इंटेंशन इज प्रूव्ड? सो इंटेंशन इज प्रूव्ड ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट circumstances of that particular individual or different actions of that particular individual who are going to commit an offense। इंटेंशन का कोई डायरेक्ट जो एविडेंस मिलता नहीं है कि हाँ कि आपका इंटेंशन जो है हमने इस मशीन में देखा था तो आपका इंटेंशन उसको मारने की था, ऐसा कोई अभी तक मशीन बनाया नहीं गया, आई थिंक बनेगा भी नहीं ऐसा मशीन। तो इसीलिए इंटेंशन को प्रूफ करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि हमारे मन में आपको मारने की विचार चल रहा है, या हमारे मन में आपको जहर दे करके या किसी भी तरीके से मारने का जो है इंटेंशन हमारे मन में डेवलप हो रहा है, हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट इट, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए इंटेंशन को फाइंड आउट करना इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल थिंग्स, कि क्या इंटेंशन था, अगर इंटेंशन होगा तभी फर्दर जो थर्ड स्टेज है उस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगर इंटेंशन ही नहीं है तो जो तीसरा जो लास्ट का 3 स्टेज है उस पर हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। आई बात समझ में? ठीक है, ठीक। और एक चीज और, सिर्फ आपका इंटेंशन उसको अगर मान लीजिए कि प्रूफ भी हो जाता है कि हाँ आपका इंटेंशन बी को मारने का था, तो क्या इस बिहाफ पे आपको पनिश किया जा सकता है? सो द आंसर इज नो। दैट इंटेंशन शुड बी अकॉम्प्लिश्ड, दैट इंटेंशन शुड बी अकॉम्प्लिश्ड विथ एन एक्ट। हमारे मन में ये है कि हम बी पर्सन को कल जान से मारेंगे, ये इंटेंशन जो है एनी हाउ आपको पता चल जाता है, मीन्स एक थर्ड पर्सन को पता चल जाता है या मीन्स कोर्ट को पता चल जाता है, ठीक है। सो कैन ऑन दिस सोलली बेसिस अ मैन कैन बी कन्विक्टेड, या अ मैन कैन बी पनिश्ड कि यस ही हैज द मेंस रिया और ही हैज द गिल्टी इंटेंशन टू कमिट दैट क्राइम। सो द आंसर इज नो। That particular mens rea or the intention should be accomplished with the actus reus, means the act which by which you are going to furnish that particular intention, ठीक है। उस एक्ट के तहत जो आपका इंटेंशन उसको पूरा करने जा रहे हो, अगर वो एक्ट किए हो तभी आपको पनिश किया जा सकता है, अदरवाइज ऑन द सोलली बेसिस यू कैन नॉट, ऑन द सोलली बेसिस ऑफ इंटेंशन यू कैन नॉट गोइंग टू बी पनिश। ठीक, आई बात समझ में? ये हो गया इंटेंशन। नाउ मूविंग टू द सेकेंड स्टेज दैट इज प्रिपरेशन। प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन का मतलब दोस्तों ये होता है कि आप कोई क्राइम करने के लिए जो भी चीज़ें तैयारी कर रहे हो, जो भी चीज़ों का अरेंजमेंट कर रहे हो, वो सारे अरेंजमेंट, वो सारी तैयारियां किस में आ जाएंगी? प्रिपरेशन में आ जाएंगी। जैसे मान लीजिए ए जो है डिसाइडेड टू मर्डर बी, फॉर दिस ए इज गोइंग टू द शॉप ऑफ सी, he buys a bullet and he went to the shop of D, he buy the gun, ठीक है।
एंड ही वेंट टू द शॉप ऑफ डी ई एंड फ्रॉम देयर ही बाई अ बाइक, या महाबाइक, जिससे कि बहुत तेज बंदूक चला करके भाग जाए वहां से। तो ये जो अरेंजमेंट किया, बुलेट खरीदना, गन खरीदना, बाइक खरीदना, दीज ऑल आर कम्स अंडर दी प्रिपरेशन। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक। एंड प्रिपरेशन इज ऑल्सो नॉट पनिशेबल। अगर पता चल जाए कि यहाँ हमारे मन में इंटेंशन था, हमने बंदूक वंदूक सब खरीद लिया, और ये बात पता भी चल जाती है कोर्ट को, देन इवन दो आई एम नॉट गोइंग टू पनिश ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, प्रिपरेशन इज ऑल्सो, सिंपल सी लैंग्वेज में समझ जाओ कि प्रिपरेशन इज ऑल्सो नॉट पनिशेबल। आई बात समझ में? ठीक। बट इसके भी कुछ एक्सेप्शन है, मतलब जनरल रूल है कि प्रिपरेशन इज नॉट पनिशेबल, प्रिपरेशन के ग्राउंड पे आप किसी को पनिश नहीं कर सकते। बट देयर इज सम एक्सेप्शन कि यस, ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रिपरेशन अ मैन कैन ऑल्सो बी पनिश। रूल है कि नहीं कर सकते, एक्सेप्शन है कि हाँ कुछ सर्कमस्टांसेस में आप कर सकते हो। अब किस सर्कमस्टांसेस में आप कर सकते हो, आइए उसको देखते हैं। सो अंडर सेक्शन 149 ऑफ बीएनएस, ठीक है, और सेक्शन 122 ऑफ आईपीसी, जो पहले का 122 जो सेक्शन था 122 ऑफ आईपीसी इज नाउ बिकेम द 149 ऑफ बीएनएस। ये बोलता है कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो टू वेज वॉर, टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगर आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हो कि आप वॉर को एक स्टार्ट कर दो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, उसकी तैयारी कर रहे हो, सो ऑन दिस बेसिस, प्रिपरेशन के बेसिस पे ही आपको पनिश किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 149 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, ये पहले किस में था, 122 सेक्शन, मतलब 122 ऑफ आईपीसी में पहले दिया था, लेकिन अब आपको ये याद नहीं रखना, अब आपको ये याद रखना है कि 149 ऑफ बीएनएस। सेकेंड एक्सेप्शन इज प्रिपरेशन टू कमिट डकैती या डकैती, प्रिपरेशन टू कमिट डकैती। ठीक है, ये किस सेक्शन में दिया है दोस्तों, इट इज गिवन अंडर सेक्शन 310 ऑफ सब क्लॉज 4 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। इस बेसिस पे ही, मतलब डकैती की प्रिपरेशन के बेसिस पे ही आपको पनिश किया जा सकता है। थर्ड स्टेज इज दैट इज अटेम्प्ट। So what is attempt? So it is a direct action towards commission of crime, towards commission of crime after preparation, but it cannot be complete the crime। मीन्स कि हम जो है ए डिसाइडेड टू मर्डर बी, ए हैज डन एवरीथिंग, दैट इज ही मेड इंटेंशन, ही आल्सो मेड प्रिपरेशन, उसने बंदूक गोली सब खरीदा, उसके बाद से ए जो है बी के ऊपर गोली चला दिया। ए का इंटेंशन क्या था, मर्डर करना। अब ए ने जैसे गोली चलाया तो बी जो है इधर शिफ्ट हो गया थोड़ा। ठीक है, अब गोली क्या हुआ, बी के सर के बगल से ही गुजर गया। जैसे मान लो डोनाल्ड ट्रंप को अभी लगी थी गोली ना, जो शूटर था उसका इंटेंशन क्या था कि डोनाल्ड ट्रंप को जान से मारना, लेकिन उनको कान से टच करके वो जो बुलेट है वो चली गई। सो दैट पर्टिकुलर शूटर हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ अटेम्प्ट टू कमिट द मर्डर। अटेम्प्ट टू मर्डर, उसने मर्डर, अगर वो डोनाल्ड ट्रंप अगर मर गए होते तो मर्डर का ऑफेंस कमिट किया होता, लेकिन वो मरे नहीं, उनके कान से टच होकर चली गई, तो ही हैज कमिटेड अटेम्प्ट टू मर्डर, ऑफेंस ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर। मतलब उसने तो एक्ट किया, ठीक है, प्रिपरेशन करने के बाद से, लेकिन जो एक्ट करने आया था इट कैन नॉट बी टोटली कंप्लीट, वो उस एक्ट को टोटली तरीके से अकम्प्लिश नहीं कर पाया, इसलिए वो अटेम्प्ट की कैटेगरी में आ जाता। ठीक, आई बात समझ में?
अब अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर या अटेम्प्ट टू मर्डर इट इज गिवन अंडर सेक्शन 109 ऑफ भारतीय न्याय संहिता एंड इट इज पनिशेबल। पद से इट इज पनिशेबल, पद ऐसे इट इज मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग इट इज पनिशेबल। पहले किस सेक्शन में दिया था? 307 ऑफ आईपीसी। अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड गिवन अंडर सेक्शन 110 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, आई बात समझ में। नाउ द फोर्थ स्टेज इज कमीशन एंड वी कैन ऑल्सो से इट एज accomplishment। ठीक, accomplishment। जब ए ने गोली चलाई बी के ऊपर और ये ए किस इंटेंशन से गोली चलाया? टू मर्डर बी, टू मर्डर बी। प्रिपरेशन भी प्रूफ हो गया, इंटेंशन भी प्रूफ हो गया और जैसे ए ने गोली चलाया बी को, उस गोली से बी का क्या हो गया? डेथ हो गया। क्या हो गया? डेथ हो गया। सो इट मीन्स ए इज एक्चुअली committed crime, is actually executed his or her intention or is actually committed or executed or committed his or her crime। ठीक है, जिस इंटेंशन से आया था उसको पूरी टोटली तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया। इट मीन्स कमीशन इज नथिंग बट इट इज द एक्चुअल execution of crime। It is actual execution of crime and it is the last and final step in the stages of crime। आई बात समझ में। एंड वंस अ क्राइम इज कमिटेड द पर्सन इज फुली लाइबल एंड पनिशेबल अंडर द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, जैसे पनिशमेंट फॉर द मर्डर गिवन अंडर सेक्शन 103, अगर वो मर्डर कमिट कर देता है तो उसको 103 के तहत भारतीय न्याय संहिता के तहत उसको पनिश किया जाएगा। अगर थेफ्ट करता है उसको 303 के तहत। अब मैं जो भी सेक्शन लिखूंगा बीएनएस का लिखूंगा, ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि हम लोग बीएनएस पढ़ा, आईपीसी भूल जाइए आप लोग। ठीक, तो 303 बीएनएस के तहत जो है उसको पनिश किया जाएगा। आई बात समझ में। सो दिस इज द स्टेज ऑफ प्रिपरेशन, दिस इज द स्टेज ऑफ द क्राइम। आई बात समझ में। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं। आई होप आपको चीजें समझ में आया होगा। ठीक, सो दोस्तों अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे एलिमेंट ऑफ क्राइम। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है एलयू अपडेट की इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे एलिमेंट ऑफ क्राइम। एलिमेंट ऑफ क्राइम। ठीक, तो दोस्तों देयर आर 4 एलिमेंट ऑफ क्राइम इन भारतीय न्याय संहिता। द फर्स्ट वन इज ह्यूमन बीइंग। सेकेंड वन इज मेंस रिया। थर्ड वन इज एक्टस रियस and fourth one is injury। ठीक, so these 4 element of crime we are going to discuss in this video lecture। so let us start from the first element, that is human being। ठीक दोस्तों, so जैसा कि अगर आपको ये बताना हो कि क्राइम कमिट हुआ है
तो उसका इसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या होगा, कैसे आप पता करोगे कि हाँ वो क्राइम कमिट हुआ है या वो क्राइम है कि नहीं। तो पहली चीज आप देखोगे कि वो जो क्राइम हुआ है या जो वो एक्ट हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है, ह्यूमन बीइंग के द्वारा हुआ है या एनिमल के द्वारा हुआ है। अगर मान लीजिए कोई एनिमल जो है आपको हमें खा जाता है, किसी को खा जाता है या किसी को इंजरी पहुंचा देता है, तो क्या वो क्राइम के अंडर में फॉल करेगा? सो द आंसर इज नो। So the first element for committing a crime is a human being. ठीक है। So crime must be done by human being who is capable of being punished. अब बात आती है कि जब एनिमल कोई इंजरी पहुंचाता है तो उसको हम लोग क्राइम क्यों नहीं कहते हैं? बिकॉज दे आर नॉट कैपेबल ऑफ पनिश। क्या कोई एनिमल जो है अगर आपके खेत में जो धान गेहूं है उसको खा जाए, चढ़ जाए या आपको कुछ इंजरी पहुंचा दे, तो क्या उस एनिमल को, उस जानवर को क्या आप जेल में जाके बंद करोगे? क्या उससे फाइन लोगे? आंसर इज नो। ठीक। सो द फर्स्ट एलिमेंट इज ह्यूमन बीइंग, है ना। सो और क्यों ह्यूमन बीइंग जरूरी है, क्यों एनिमल को हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए? बिकॉज ह्यूमन बीइंग कैन बी पनिश बट एनिमल कैन नॉट बी पनिश। अगर कोई भी क्राइम कमिट हुआ है तो पहला हम देखेंगे कि किसके द्वारा कमिट किया गया, ह्यूमन बीइंग के द्वारा या एनिमल के द्वारा। इफ द ऑफेंस इज कमिटेड बाय द ह्यूमन बीइंग, देन वी सी द फर्दर अदर 3 एलिमेंट ऑफ क्राइम, है ना। तो चलिए देखते हैं सेकेंड एलिमेंट, दैट इज मेंस रिया। इट मीन्स गिल्टी माइंड। मेंस रिया का मतलब क्या होगा? गिल्टी माइंड। आई बात समझ में? सो दोस्तों जो मेंस रिया है, इट रिफर्स टू द मेंटल स्टेज ऑफ एक्यूज। ये मेंटल स्टेज ऑफ एक्यूज का रिफर करता है। फॉर व्हाट पर्पज? फॉर कमिटिंग अ क्रिमिनल एक्ट। मेंस रिया जनरली टॉक्स अबाउट द मेंटल स्टेज ऑफ एक्यूज, दैट हाउ ही इज गोइंग टू कमिट दैट क्रिमिनल एक्ट। इसका एक और मीनिंग होता है मेंस रिया का, दैट इज इविल इंटेंट। इविल इंटेंट, दूषित आशय। आई बात समझ में? इससे रिलेटेड आप लोग एक मैगजीम लिख लो कि एक्टस नॉन फेसिटरियम, एक्टस नॉन फेसिटरियम निसीमेंस सिट रिया। एक्टस नॉन फेसिटरियम निसीमेंस सिट रिया। एक्टस नॉन फेसिटरियम निसीमेंस सिट रिया आपको याद होना चाहिए। इट मीन्स कि द एक्ट itself does not make a man guilty unless his or her intention were guilty so। मीन्स कि कोई भी एक्ट किसी व्यक्ति को ऑन हिज सोल बेसिस ऑफ एक्ट उसको गिल्टी नहीं बनाती है जब तक कि उसका जो इंटेंशन है वो गिल्टी न हो। ठीक है। अगर आप कोई ऐसा एक्ट किए, ठीक है, और उस एक्ट से कोई 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 गलत काम हो जाता है, ठीक है, और आपके और आपका इंटेंशन वैसा नहीं था, देन यू विल नॉट बी पनिश। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द मेंस रिया बिहाइंड कमिटिंग दैट एक्ट। इफ behind committing that act, if there is a guilty mind, then you can be punished. But if you are committing an act with good intention, even though the act committed bad thing, ठीक है, so the principle of the offense is not apply here। means कि जो पनिशमेंट का जो प्रिंसिपल है, क्या वो पनिश किया जाएगा, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। सो यही मैगजीम बताता है कि एक्टस नॉन फेसिटरियम निसी मेंस एसिटरियम मींस कि एन एक्ट solely not makes a person guilty until and unless his mind were guilty so। आप लोग ये लिख लीजिएगा, ठीक है, आप रिवाइंड करके एक बार लिख लीजिएगा अगर आपको नहीं समझ में आया होगा या नहीं आपने लिखा होगा तो। ठीक, आई बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं?
आगे चलें। अब आइए इस पे हम लोग कुछ केस लॉ देख लेते हैं। पहला केस है दोस्तों सेरस वर्सेस डी रुटजन। सेरस वर्सेस डी रुटजन, एक कब का केस है? 1895 का केस है दोस्तों। सेरस वर्सेस डी रुटजन का केस है। इस केस में क्या हुआ था दोस्तों, ये जो है ये अपना एक पब्लिक बार खोला था, ठीक है, एक जो है अपना पब्लिक बार खोला था, और उस टाइम पे एक एक्ट हुआ करता था बाय द नेम दैट इज लाइसेंस एक्ट 1872, लाइसेंसिंग एक्ट 1872। और इस एक्ट के तहत ये चीज कही गई थी कि अगर कोई भी बार वाला अगर ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को अगर अल्कोहल देता है देन दैट बार वाला पर्सन विल बी पनिश्ड। अब क्या होता है, एक ऑन ड्यूटी पुलिस वाला जो है, एक ऑन ड्यूटी पुलिस वाला इस बार में आता है और अल्कोहल खरीदता है, ठीक है, बट ए in the good faith intended that कि the person who is coming for purchasing of alcohol is not police officer, क्योंकि ये जो आता है मतलब सादे ड्रेस में आता है, कोई भी पुलिस की वर्दी पहन के नहीं आता है, मतलब ये जो पुलिस वाला जो ऑन ड्यूटी पे था सिंपल ड्रेस में आता है, तो ए को लगता है कि ये पुलिस ऑफिसर नहीं होगा, इसलिए जो ए है वो अल्कोहल दे देता है। आई बात समझ में? अब जब बात ये पता चलती है तो ए को क्या किया जाता है? पनिश किया जाता है, मतलब ए को क्या किया जाता है? अरेस्ट किया जाता है, बोला जाता है और उसको कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है। और जब आर्गुमेंट चल रहा होता है तो ए जो है अपना स्टेटमेंट रखता है, अपना इंटेंशन रखता है कि देखिए मिलॉर्ड, मुझे नहीं पता था कि जो पुलिस ऑफिसर हैं जो हमारे पास आए थे पुलिस ऑफिसर ही थे, क्योंकि ये सिंपल ड्रेस में आए थे, तो आई हैव नो आइडिया अबाउट वेदर ही इज ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर या नॉट, ठीक है। सो in this case court held that here the intention of A is not guilty, जो इंटेंशन था ए का वो गिल्टी नहीं था, तो solely on the basis of act A cannot be punished। ए ने एक्ट किया कि अल्कोहल दे दिया, लेकिन इसका इंटेंशन किस इंटेंशन से दिया था कि ये ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर नहीं है, इस इंटेंशन से दिया था। इट मींस इसका इंटेंशन क्या था? गुड था, बैड नहीं था, इसलिए इसको पनिश नहीं किया गया। ये आर्गुमेंट जो है वैलिड माना गया कोर्ट में। आई बात समझ में? एक केस और देख लीजिए, इंग्लिश केस लो, आर वर्सेस प्रिंस, 1875 का केस है, ठीक है। और इस केस से पहले मैं दो चीज आप लोग को बताना चाहूंगा, दैट इज मैलम से प्रिंस है यहाँ पे, ठीक है, मैलम से, ठीक, एक चीज ये हो गया, और मैलम प्रोहिबिटम, मैलम प्रोहिबिटम, ठीक है। ये दो चीज को मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, फिर आई विल मूव टू द केस लॉ ऑफ आर वर्सेस प्रिंस। सो दोस्तों मैलम इनसे का मतलब होता है कि द एक्ट विच इज रॉन्ग इन देमसेल्फ, वो एक्ट जो खुद में ही गलत हो, एक्ट विच इज रॉन्ग देमसेल्फ, दैट एक्ट विल बी कॉल्ड एज मैलम इनसे, जो एक्ट खुद में ही गलत हो, ठीक। आई बात समझ में? जस्ट लाइक मर्डर या थेफ्ट, ये खुद में ही गलत है, ठीक है। आई बात समझ में? अब बात करते हैं मैलम प्रोहिबिटम। इट रिफर्स टू द एक्ट विच इज नॉट इनहेरेंटली रॉन्ग, ये जो एक्ट है ये इनहेरेंटली रॉन्ग है, मतलब खुद में ही रॉन्ग है, ठीक है। आई बात समझ में? लेकिन मैलम प्रोहिबिटम का क्या मतलब होता है कि एक्ट विच इज नॉट इनहेरेंटली रॉन्ग
वो इनहेरेंटली मतलब खुद से रॉन्ग नहीं है, खुद से वो गलत एक्ट नहीं है, बट दैट एक्ट इज प्रोहिबिटेड बाय द लॉ। अगर आप वो एक्ट कमिट करते हो तब वो जाके रॉन्ग बनता है। मीन्स फिर समझो क्या होता है, इसको ध्यान से समझिए तभी केस लो समझ में आएगा आपको। मैलम इनसे मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा एक्ट जो खुद से ही रॉन्ग हो, और मैलम प्रोहिबिटम मतलब क्या होता है, वो एक्ट जो कि प्रोहिबिट किया गया हो, और अगर आप वो एक्ट कर देते हो तब वो रॉन्ग के कैटेगरी में आएगा। बात समझ आई? जैसे ए जाता है पेपर देने, ठीक है, ए जाता है पेपर देने और आप जाते हो ए को चीटिंग कराने, ठीक। ये एक्ट जो है चीटिंग कराना, ठीक है, मतलब आप जो फर्रा उसको देते हो फर्रा, लेकिन जब फर्रा जो देने का आपने सोचा है वो अभी खुद में गलत नहीं है। जब आप उसको फर्रा दे दोगे, चीटिंग को जो चिट है उसको दे दोगे, तो वो एक्ट जब आप कर दोगे तब जाके वो रॉन्ग होगा। लेकिन मर्डर किया है, मर्डर खुद से ही रॉन्ग है। आई बात समझ में? अब हम आते हैं इस केस लॉ पे। तो जो दोस्तों जो एक्ट खुद से ही रॉन्ग होता है ना, उसमें आपका मेंस रिया नहीं देखा जाता है, मेंस रिया नहीं देखा जाता। यू कैन सोलली बी पनिश ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्टस रिया, एक्टस रिया। जैसे कि फूड अल्टरेशन, भले ही आपका इंटेंशन अच्छा हो लेकिन आप खाना में कुछ मिलावटी कर रहे हो, ठीक है, और भले ही आपका इंटेंशन अच्छा हो लेकिन खाना में मिलावटी करना वो खुद से ही रॉन्ग है, ठीक है। तो वहां पे जो आपने खाना में मिलावटी किया वो एक्ट है आपका, और उस एक्ट करने के पीछे भले इंटेंशन आपका अच्छा वो नहीं देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? एक्टस रिया देखा जाएगा कि आपने वो एक्ट किया, इट मींस वो एक्ट खुद से ही रॉन्ग है, तो यू विल बी पनिश सोलली ऑन द बेसिस ऑफ दैट actus rea. The court will not going to see your mens rea. But in malum prohibitum में क्या होता है कि कोर्ट देख एक्टस, जो एक्ट आपने कर दिया हो तो रॉन्ग है, उसको देखने से पहले आपका मेंस रिया देखता है कि क्या मेंस रिया आपका कैसा था, मतलब जो इंटेंशन था आपका गुड था या बैड था, ठीक। अब आइए इस केस पे आते हैं, आर वर्सेस प्रिंस के केस पे। पहले फैक्ट आप समझ जाइए कि इस केस में दोस्तों एक अनमैरिड गर्ल थी, अनमैरिड गर्ल थी, उसका एज था दोस्तों 16 ईयर, 16 साल की थी, ठीक है। अब क्या होता है, एक लड़का रहता है ए, ही टुक द मैरिड अनमैरिड गर्ल ऑफ द एज 16 ईयर फ्रॉम द पोजीशन ऑफ हर फादर, ठीक है, उसके फादर के पोजीशन से लेके चला जाता है, क्योंकि दोनों आपस में क्या करते हैं, प्यार करते रहते हैं। और जो लड़की है ये इस लड़के से बोलती है कि मैं जो है 18 साल की हूँ, अपना एज झूठ बतलाती है, ठीक। अब जो फादर है वो जाके केस फाइल करता है कि देखिए ये जो है हमारे बेटी को लेकर के भाग गया है, आप कुछ कार्रवाई कीजिए। जब कार्रवाई किया जाता है, पकड़ा जाता है, तो ये जो है कोर्ट में आर्गुमेंट देता है कि साहब देखिए 18 साल की से ज़्यादा लड़की है, तो इट मीन्स कि हमने उसको प्रेशराइज नहीं किया, वो अपने मन से आई है। इट मीन्स अगर कोई मेजर लड़की है तो अगर वो घर से अपने कंसेंट से आती है, देन जिसके साथ जाती है दैट पर्सन विल नॉट बी हैव एनी क्रिमिनल लाइबिलिटी। क्योंकि अगर मान लीजिए आप अभी के लॉ देख लीजिए, कोई 18 साल की लड़की अगर आपके साथ जाना चाहती है तो यहाँ पे लॉ कुछ नहीं करेगा भाई, भले ही उसके पापा जाके कोर्ट में केस फाइल कर दें तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि भाई लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। तो ए ने आर्गुमेंट दिया कि भैया देखो लड़की ने जो है हमें बताया था कि मेरी एज 18 साल है, इसलिए हम इसको लेके साथ में आए, ये भी साथ में जाना चाहती थी, तो हमने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया, ठीक है। तो इस केस में कोर्ट ने बोला कि लिसन ए, यू हैव द कमिटेड द एक्ट विच इज रॉन्ग देमसेल्फ, मतलब जो आपने एक्ट कमिट किया वो क्या है, मैलम इनसे है, मैलम इनसे है, मैलम इनसे मतलब आपने जो एक्ट किया उसके पीछे आपका इंटेंशन नहीं देखा जाएगा कि आपने 18 साल समझ के लिया कि 20 साल समझ को उसको लेकर के उसके फादर के पोजीशन से लेकर के आए, ठीक है। रियल क्या, रियल एज क्या है, उसका एज 16 साल है, ठीक है। तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि आप पता करो कि सही बोल रही है कि लड़की गलत बोल रही है, वहां पे आपका इंटेंशन नहीं देखा जाएगा। यू विल बी लाइबल सोलली ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्ट, दैट इज बिकॉज योर एक्ट इज मैलम इनसे, मतलब कि वो खुद में ही गलत है,
तो यहाँ पे इंटेंशन नहीं देखा गया और एक्ट के बेसिस पे ही आर को जो है मतलब प्रिंस को जो है पनिश किया गया। अब यहाँ पे ये आर वर्सेस प्रिंस आया ना, मैं यहाँ पे आर का मतलब समझा देता हूँ। आर का मतलब होता है रेक्स। रेक्स में से अभी अभी होता है ना, देखते हो आप लोग स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस मलकियत राय, या आप देखते हो कि स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन, ऐसे केस देखते हो कि मतलब राज्य का वर्सेस किसी एक्यूज के वर्सेस में केस चलता रहता है, ठीक, केस होता है। तो पहले क्या था, पहले तो राजा महाराजा थे लोग, तो उनके वो लोग केस फाइल करते थे, ठीक है, एक्यूज के अगेंस्ट में, ठीक है, उनको बोला जाता था रेक्स। रेक्स मतलब क्वीन या किंग दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अगर जी उस समय अगर क्वीन रूलर है, शासक है, तो क्वीन मतलब बोला जाता था, अगर किंग है तो किंग बोला जाता था। इन दोनों को कंपाइन करके हम आर वर्सेस प्रिंस या आर वर्सेस टॉल्सन लिखते हैं। आर का मतलब रेक्स होता है, रेक्स मीन्स किंग या क्वीन, ठीक। अब आइए एक इंडियन केस देख लेते हैं, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमएच जॉर्ज। ये केस था दोस्तों 1965 का केस था, 1965 का केस था। इन दिस केस फ्रेंड्स, जो एमएच जॉर्ज था, ही वॉज कॉट एट बॉम्बे एयरपोर्ट, इसको बॉम्बे एयरपोर्ट पे जो पकड़ लिया गया था 34 किलो सोने के साथ में, 34 किलो गोल्ड के साथ में जो है इसको बॉम्बे एयरपोर्ट पे पकड़ लिया गया था। और जो कस्टम अथॉरिटी है, ठीक है, इसके द्वारा इसको पकड़ा गया था, ठीक। और ये बोला गया था कि आप जो है एक लिमिट तय किया जाता है ना कि अगर आप गोल्ड लेके आ रहे हैं तो पहले से इन्फॉर्म करना चाहिए आपको, तो ही हैड नथिंग इन्फॉर्म अबाउट दिस टू एनीवन। तो ये बोला गया है कि दिस इज वायलेशन ऑफ द लॉ विच इज कॉल्ड एज फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1947। ये बोला गया कि जो आपने सोना लेकर के वहां से आ रहे हो बिना बताए 34 किलो बाहर से आ रहे हो, तो ये फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 का वायलेशन है, ठीक। अब एमएस जॉर्ज क्या कंटेंशन लेते हैं, ही सेज दैट ही हैज नो आइडिया अबाउट दिस लॉ। उसको ये आइडिया नहीं था कि ऐसा भी लॉ है कि यहाँ आपको सोना लाना है तो बताना है, और इतना सोना ज्यादा लाओगे तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, हमें आइडिया नहीं था ये, ठीक है। तो इन दिस केस कोर्ट ignored or does not we can say that कि the court does not satisfied by the argument of MS George and said that कि MS George will be liable for criminal punishment. He will be found he was found to be the guilty of the offence under Foreign Exchange Regulation Act of 1947, ठीक है। यहाँ पे बोला गया कि दोस्तों कि भले ही आपको नहीं पता लॉ है कि नहीं लॉ है, लेकिन जो आपने एक्ट किया वो खुद से ही गलत है। एंड अ मैन कैन नॉट टेक अ प्ली और डिफेंस अबाउट कि दैट ही हैज अनअवेयर ऑफ द लॉ। अगर आज लॉ इन्फोर्स हो गया भारत में, आपको ये प्रिज्यूम किया मतलब ये प्रिज्यूम किया जाता है कि यू ऑल्सो नो अबाउट दैट लॉ, ठीक है। तो दिस इज अपॉन यू, आप फाइंड आउट करो कि क्या देयर इज एनी लॉ एग्जिस्टिंग रिलेटेड टू द एक्ट विच आई एम गोइंग टू डूइंग या विच आई एम गोइंग टू कमिट, ठीक है। ये आपके ऊपर, अगर लॉ है तो आप उसके तहत लाइबल ठहराए जाओगे, भले ही आपका इंटेंशन भले ही अच्छा हो बुरा हो, नथिंग अबाउट दिस, ठीक है। सो एक लाइन और लिख लीजिएगा कि इन दिस केस द प्रिंसिपल ऑफ मेंस रिया इज डेवलप्ड अंडर द इंडियन लॉ। इंडियन लॉ में भी जो है इस केस के द्वारा प्रिंसिपल ऑफ इंटेंशन को अपने भारत में डेवलप किया गया, ठीक। ये मेंस रिया सबसे बड़ा था, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं एक्टस रिया, ठीक है।
सो एक्टस एरिया में अगर कोई आपने वॉलेंटरी एक्ट किया, ठीक है, एंड एक्टस एरिया मतलब इन सिंपल टर्म वी कैन से दैट गिल्टी एक्ट, गलत काम या कृत्य, गिल्टी एक्ट, ठीक है। सो द इट रिफर्स टू द फिजिकल एक्ट और अनलॉफुल ओमिशन, मतलब जो एक्टस एरिया है गिल्टी एक्ट, इसमें एक्ट और ओमिशन दोनों आ जाता है कि आपको कोई एक्ट करना था लेकिन नहीं किया, मतलब आपको एक्ट किया लेकिन वो प्रोहिबिटेड था, और ओमिशन में क्या आ जाएगा कि आपको कोई एक्ट करना था लेकिन आपने वो एक्ट नहीं किया, ठीक है, तो भी माना जाएगा कि आप लॉ को प्रोहिबिट कर रहे हो, तो वो दोनों एक्टस एरिया के एम्बिट में आ जाएगा। सो एक्टस एरिया मीन्स कि फिजिकल एक्ट और अनलॉफुल ओमिशन that constitute the crime, ठीक है, so that act will be called as guilty act और actus reus। आई बात समझ में? जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए अगर आप थेफ्ट ऑफेंस कमिट करने जा रहे हो, ठीक है, आप पहले क्या करोगे, जाओगे पहले इंटेंशन डेवलप करोगे, उसके बाद से आप थेफ्ट करने के लिए पहले कोई एक्ट तो करोगे ना, मतलब जा रहे चोरी करने अंगूठी, तो अपने हाथ से उस अंगूठी को उठाओगे, फिर लेके अपने घर आओगे, जो आपने अपने हाथ से अंगूठी उठाया लेके आया, इट इज व्हाट, इट इज एक्ट, बट इट इज एक्ट, इट इज नॉट अ गुड एक्ट, इट इज अ गिल्टी एक्ट, ठीक है, जो आपने एक्ट किया दिस इज प्रोहिबिटेड बाय द लॉ, प्रोहिबिटेड बाय द लॉ, दैट इज अंडर BNS, दैट इज थेफ्ट, कि अगर आप कोई एक्ट करते हो किसी के घर के द्वारा लेके सामान लेके भागते हो तो थेफ्ट के अंडर आएगा, इट मींस दैट एक्ट इज प्रोहिबिटेड बाय द लॉ ड्यू टू विच दैट एक्ट इज कॉल्ड एज एक्टस रियस और गिल्टी एक्ट। ठीक दोस्तों, आई बात समझ में? एंड द एक्ट विच यू आर गोइंग टू डू दैट एक्ट शुड बी वॉलेंटरली, अगर मान लीजिए अगर आपको कोई कंपेल करके बोलता है कि आपके मान लीजिए आपके सर पे कनपट्टी रख के या आपके बेटे के सर पे कनपट्टी रख करके, कनपट्टी पे बंदूक रख करके बोलता है कि आप जाओ बी के घर में चोरी करके आओ, आप जाते हो लेके आते हो ड्यू टू द कंपल्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, तो दैट एक्ट इज नॉट वॉलेंटरी एक्ट विच यू आर गोइंग टू डूइंग द थेफ्ट, ठीक है, तो वो एक्ट डज नॉट कम्स अंडर द एलिमेंट ऑफ एक्टस एरिया, सो यू विल नॉट हैव एनी क्रिमिनल लाइबिलिटी। ठीक, आई बात समझ में? नाउ कमिंग टू द इंजरी, फोर्थ एलिमेंट, इंजरी, इंजरी। सो दोस्तों आपने मेंस एरिया डेवलप कर लिया, ठीक, मतलब ह्यूमन बीइंग पहला एलिमेंट कंप्लीट, मेंस एरिया भी डेवलप कर लिया, आपने एक्ट भी किया, लेकिन इन सारे तीन चीज से अगर किसी को इंजरी पहुंची ही नहीं तो भैया आपके ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी बनेगी ही नहीं, क्योंकि किसी को इंजरी पहुंची नहीं तो आपके अगेंस्ट में क्राइम ऑफेंस, आपके अगेंस्ट में केस क्यों फाइल करेगा? अगर कुछ इंजरी हो, कुछ लॉस हो, तभी तो कोई जाके सामने वाला पर्सन आपके अगेंस्ट में केस फाइल करेगा, ठीक है। सो फॉर कमिटिंग अ क्राइम कंप्लीटली देयर मस्ट बी सम हार्म और इंजरी caused to person, there should be some harm or injury that should be caused to person या property or to the society, then that will be called as a criminal act, and the word injury is defined under section 2 सब क्लॉज 14 ऑफ भारतीय न्याय संहिता BNS, ठीक है, आई बात समझ में? और 2 सब क्लॉज 14 में इंजरी क्या बताया गया है, तो अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज 14 इंजरी मीन्स एनी हार्म विच इज कॉज टू द पर्सन, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन, मतलब कोई भी हार्म जो कि पर्सन के बॉडी, माइंड, हार्म और इंजरी, फिर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, मैं थोड़ा कंफ्यूज क्या, मैं थोड़ा हार में लिख दिया था, देखो इंजरी कहाँ पे दिया है, 2 सब क्लॉज 14 ऑफ भारतीय न्याय संहिता,
In this, it talks about any harm which is caused by a person illegally, ठीक है, to any person, ठीक है, किसी भी पर्सन को हार्म करना रिलेटेड टू हिज बॉडी, माइंड, रेपुटेशन एंड प्रॉपर्टी, so that will be called as injury। ठीक है दोस्तों, और एक्सेप्शन ऑफ मेंस एरिया तो हमने बता दिया कि जहाँ पे मतलब मेंस एरिया नहीं भी होगा तो भी आपको पनिश किया जाएगा सोलली ऑन द बेसिस ऑफ एक्ट। वो क्या है, मैलम इनसे कि द एक्ट विच इज रॉन्ग इन देमसेल्फ लाइक फूड अल्टरेशन, ठीक है। सो ये दोस्तों दो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे आपके डिफिनीशन एंड स्टेजेज ऑफ क्राइम। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल गोइंग टू डिस्कस द ज्वाइंट लायबिलिटी हम लोग आने वाले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है एल अपडेट के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम लोग बात करेंगे ज्वाइंट लायबिलिटी की। ज्वाइंट लायबिलिटी, आई बात समझ में? सो दोस्तों, अब ज्वाइंट लायबिलिटी होता क्या है पहले ये समझो आप लोग। तो देखो, लेट अस सपोज देयर इज 3 पर्सन ए बी सी एंड all of three them decided to commit the theft in the house of D। आई बात समझ में? अब क्या होता है, ए और बी जो है घर में जाके डी के चोरी कराते हैं और ए जो है वो द्वार पे खड़ा होकर के देखता है कि कोई बाहरी आदमी तो नहीं आ रहा है या कोई बाहरी आदमी तो नहीं देख रहा है, ठीक है। नाउ बी एंड सी कमिटेड द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, मीन्स के बी एंड सी taken the property out of the possession of D and A is standing at the door to look out कि no one is seen to them। so अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखा जाए तो थेफ्ट तो बी और सी ने किया, तो सजा थेफ्ट की बी और सी को ही बस मिलना चाहिए। बट बाय द वर्च्यू ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लायबिलिटी all of three, that is A, B, C, all of them will be liable for the offense of theft। Why? Because anyhow या somehow A is also contributed in this offense of theft। अब आप लोग क्वेश्चन करोगे कैसे? So here A is standing at the door, और ये देख रहा था कि कोई बाहरी लोग ना देखें। किस पर्सपेक्टिव से देख रहा था कि हम लोग चोरी के अपराध में पकड़े ना जाएं, ठीक है। अगर कोई बाहरी देख लेगा तो जाके कंप्लेन कर देगा पुलिस में, तो पुलिस हमें आके पकड़ ले जाएगी। इसीलिए ए जो है कहीं ना कहीं बी और सी की सहायता कर रहा था इस चोरी करने में। इसलिए बाय द वर्च्यू ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लायबिलिटी ए बी सी ऑल ऑफ थ्री will be held for the liable of the offense of theft। आई बात समझ में? अब क्या होता है दोस्तों, जो ये ज्वाइंट लायबिलिटी है या जो कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इस ज्वाइंट लायबिलिटी को जो है हमारे आईपीसी में भी डिस्कस किया गया है अंडर सेक्शन 34, जो पहला आईपीसी था, सॉरी आईपीसी में डिस्कस किया गया था, अब क्या है बीएनएस है। तो ये तो 34 आईपीसी, ठीक है। अभी जो नया वाला सेक्शन हो गया 34, वो है आपका सेक्शन 3 सब क्लॉज 5 ऑफ बीएनएस। यहाँ पे डिस्कस किया गया, आप लोग इसको भूल जाइएगा, ठीक है। और ज्वाइंट लायबिलिटी कहाँ पे डिस्कस किया गया है? तो ज्वाइंट लायबिलिटी ऑल्सो डिस्कस एट वन प्लेस, दैट इज अनलॉफुल, दैट इज कॉमन ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में? एंड इट इज गिवन अंडर
सेक्शन 189 ऑफ बीएनएस। पहले किस सेक्शन में दिया था आईपीसी के? 141 ऑफ आईपीसी। इट इज टॉक्स अबाउट द कॉमन ऑब्जेक्ट एंड इट टॉक्स अबाउट द 3 सब प्लस जो 5 है ऑफ बीएनएस का टॉक्स अबाउट द कॉमन इंटेंशन। ठीक है, अब इस दो प्रिंसिपल के माध्यम से, कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन के माध्यम से समझेंगे कि हाउ द एक्ट ऑफ वन पर्सन या हाउ द एनी वन पर्सन कमिटिंग द ऑफेंस बट बाय द वर्च्यू ऑफ द कॉमन इंटेंशन और द कॉमन ऑब्जेक्ट all are the person who is involved in this offense is also liable for that particular offense। फिर मैं हिंदी में बता देता हूँ अगर इंग्लिश में ना समझ में आया हो, कि कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट के माध्यम से हम ये दिखेंगे कैसे सिर्फ एक व्यक्ति कोई ऑफेंस कर रहा है लेकिन उसकी सजा या उस ऑफेंस की लाइबिलिटी दूसरे पर्सन पे भी जा रही है। बाय द कैसे देखेंगे? या तो कॉमन इंटेंशन के थ्रू वो पर्टिकुलर पर्सन जुड़ा हो या कॉमन ऑब्जेक्ट के थ्रू वो पर्टिकुलर पर्सन जुड़ा है। तो अगर कोई एक पर्सन कोई ऑफेंस करता है तो जो उसके साथ वाला पर्सन है उसको भी लायबल ठहराया जाएगा उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए। आई बात समझ में? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कॉमन इंटेंशन के बारे में। आई होप आपको समझ में आ रही होगी चीजें। सॉरी, कॉमन इंटेंशन इट इज गिवन अंडर सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी, वो आप भूल जाइएगा, बट जो नया वाला बीएनएस है उसमें दिया है अंडर सेक्शन 3 सब क्लॉज 5। आई बात समझ में? कॉमन इंटेंशन। सो कॉमन इंटेंशन का मतलब होता क्या? पहले मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। लेट अस सपोज ए बी सी डी, ये 4 पर्सन है। इन चारों ने मिलकर डिसाइड किया कि यार हमारे घर में बहुत गरीबी है, ऐसा क्यों न करें कि हम किसी अमीर के घर में जा करके चोरी करके और उसकी प्रॉपर्टी लेकर के आए और हम चारों लोग क्या बन जाएंगे? अमीर बन जाएंगे। ये चारों मिलकर के एक जगह पे बैठकर ये बात सोचे। उसके बाद से क्या होता है, अब इस 4 पर्सन जो है कहते हैं कि भाई चोरी करना तो हमें गाड़ी का इंतजाम तो करना पड़ेगा, कार से जाएंगे उसमें पूरा सामान भर के उस अमीर आदमी के घर से लेके चले आएंगे। अब क्या होता है, ये चारों पर्सन गाड़ी में बैठ के जाते हैं, जो बहुत बड़ा अमीर आदमी है उसके घर के सामने जाते हैं चोरी करने के इंटेंशन से। अब क्या होता है, जो सी और डी है ये तो घर में घुस जाते हैं चोरी करने के लिए, और जो ए और बी है ये दोनों कार में ही बैठे रहते हैं कि भाई जैसे तुम आओगे वैसे ही हम लेके भाग जाएंगे। मतलब स्टार्ट किए देंगे गाड़ी, तुम बस हमको सिग्नल दे देना, जैसे ही सिग्नल दोगे हम गाड़ी स्टार्ट करके तुरंत लेकर के भाग जाएंगे तुमको बैठा करके। ए और बी ने आपस में डिसाइड किया सी और डी के साथ में। अब सी और डी चोरी करके लाते हैं, गाड़ी में डालते हैं और भाग जाते हैं। अब इस चोरी में दोस्तों ए और बी जो है कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं थे। ये सामान जो है चोरी करके लाने में कहीं पे भी सी और डी के साथ में इन्वॉल्व नहीं था फिजिकली। मीन्स कि बस सी और डी ही जो है इस एक्स के घर में गए थे चोरी करने, ए और बी तो बाहर बैठे थे गाड़ी लेकर के भैया। ठीक है, तो अगर देखा जाए, अगर ये कॉमन इंटेंशन का प्रिंसिपल नहीं रहता तो ए और बी जो है वो क्या हो जाते? दे बिकम फ्री फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कॉमन इंटेंशन का प्रिंसिपल है। अब जब केस कोर्ट में जाएगा तो ए और बी डिफेंस रखेंगे, सर देखिए हमने तो कुछ किया नहीं, हम तो गाड़ी लेके बाहर बैठे थे, सी और डी गए तो चोरी करने, तो हम भाई चोरी के लिए लायबल नहीं होंगे। यहाँ पे कोर्ट विल सी या लुक ओवर दी वेदर ए एंड बी एज वेल एज सी एंड डी हैव द कॉमन इंटेंशन और नॉट। तो देखा जाए इस एक्स के घर में चोरी करने का प्लान जो है ए बी सी डी
तीनों एक साथ मिलके बनाए थे, तो देयर इज, इट मीन्स कि देयर इज प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड या प्रायर कंसेंसस ऑफ माइंड. So it means there is existence of common intention. So if the common intention exists among all of four person, it means even though A and B do not did any act, even though they will be liable for the offense of theft by the virtue of common intention. आई बात समझ में? ये आप लोग चीज आप दिमाग में रखे रहिए. कौन सा चीज मैं बता देता हूँ. प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड. ठीक, इसमें आप लोग केस लॉ लिख लीजिए. आर वर्सेस क्रूज. कब का केस लॉ है ये? 1838 का केस लॉ. आई बात समझ में? कुछ केस और लिख लीजिए, लीडिंग केस है, और उसमें क्या क्या फाइंडिंग आया था उसको भी मैं बता देता हूं. अगला केस है दोस्तों आप लोग का महबूब शाह वर्सेस इम्परर. इट इज ऑफ 1945. ठीक है. इस केस को दोस्तों हम लोग इंडस रिवर केस भी बोलते हैं, इंडस रिवर केस भी बोलते हैं. इट इज डिसाइडेड बाय द प्रीवी काउंसिल. ये समझो आज का सुप्रीम कोर्ट, पहले का प्रीवी काउंसिल हुआ करता था. ठीक, इट इज डिसाइडेड बाय द प्रीवी काउंसिल. आई बात समझ में? इन दिस केस द प्रीवी काउंसिल हेल्ड दैट कि टू इन्वोक the principle of section 3 subclause 5 of BNS, it must be shown that the act means कि the offense of theft was done in furtherance of कॉमन इंटेंशन. जो थेफ्ट का ऑफेंस है, इट इज डन इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, तो ये माना जाएगा कि देयर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन अमंग ऑल द पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर ऑफेंस. ठीक है. फर्दरेंस मीन्स क्या होता है? टू कैरी आउट फॉरवर्ड. ठीक है, उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जो है कोई एक्ट किया जा रहा है, या उस कार्य को करने के लिए कोई एक्ट किया जा रहा है. ठीक है, दैट विल कम अंडर द एम्बिट ऑफ कॉमन इंटेंशन. और एक चीज और मैं बता दूं दोस्तों आपको, यहाँ पे जो कॉमन इंटेंशन है ये खुद में पनिशेबल नहीं है. इट ओनली अ रूल ऑफ एविडेंस. रूल ऑफ एविडेंस अगर इस्टेब्लिश हो जाए कि हाँ इन चार पर्सन के बीच में कॉमन इंटेंशन था, तो कॉमन इंटेंशन प्रूफ होने पर भी, मतलब सिर्फ कॉमन इंटेंशन प्रूफ होने पर ही उनको पनिश नहीं किया जाएगा. ठीक है. कॉमन इंटेंशन इसलिए प्रूफ किया जाता है कि हम ये पता कर सकें कि वेदर ऑल दोज पर्सन इज इन्वॉल्व इन कमिटिंग ऑफ दैट क्राइम और नॉट. इट मीन्स कि कॉमन इंटेंशन इज नॉट अ ऑफेंस इन इटसेल्फ, इट इज ओनली अ रूल ऑफ एविडेंस. ठीक है, ये बात समझ में आएगा. रूल ऑफ एविडेंस मतलब ये एक एविडेंस के जैसा काम करता है कि ये प्रूफ कर सके या इन चार लोगों ने ही मिलके ऑफेंस किया है, और जो ऑफेंस किया होगा उनके लिए वो पनिशेबल होंगे. बस कॉमन इंटेंशन एग्जिस्ट कर रहा है चार पर्सन के बीच में, उसके लिए पनिशेबल नहीं होंगे. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. Now the next case law is बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग इम्परर. किंग इम्परर.
1925 का एक केस लॉ है दोस्तों, बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर। इट इज ऑल्सो नोन बाई द अनदर नेम दैट इज पोस्टमास्टर मर्डर केस, पोस्टमास्टर मर्डर केस, बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर। इसमें क्या होता है दोस्तों, इन दिस केस ए बी सी डी डिसाइडेड टू कमिट द ऑफेंस ऑफ द थेफ्ट, ठीक है, फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। अब क्या होता है, ये तीनों चारों जाते हैं, बी सी डी जो है ये पोस्ट ऑफिस में घुस जाते हैं, और ए जो है बाहर खड़ा रहता है देखने के लिए कि कोई पर्सन तो नहीं आ रहा है। आई बात समझ में यहाँ तक। अब क्या होता है, बी सी डी दे स्टार्टेड डिमांडिंग द मनी विच इज केप्ट ऑन द काउंटर फ्रॉम हुम, फ्रॉम द पोस्ट मास्टर। अब पोस्ट मास्टर स्टार्टेड डिनाइंग टू गिविंग दैट मनी टू दैट थीव्स, दैट इज बी सी डी। अब क्या होता है, बी सी डी में और उस पोस्ट मास्टर में झड़प होती है, और उस झड़प में क्या होता है, पोस्ट मास्टर की डेथ हो जाती है और बी सी डी पैसा लेके भाग जाते हैं, ठीक। अब जैसे ये भागते हैं वैसे ही वहाँ पे पुलिस आ जाती है। अब जैसे पुलिस आती है दोस्तों वहाँ पे, अब क्या होता है, बी सी डी तो भागने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन बेचारा ए जो बाहर खड़ा होता है वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है, ठीक। अब इसको लेके जाया जाता है थाने, फिर कोर्ट। अब ए बोलता है वहाँ पे जाकर के, मिलॉर्ड जज साहब देखिए हम बाहर खड़े थे, हमने कोई ऐसा कुछ एक्ट किया नहीं, बस बी सी डी ने ही गोली मारी या कुछ भी किया, फिर पैसे लेके भागने लगे, हम तो भाई बाहर बस खड़े थे। इट मीन्स आई हैव डू नथिंग, सो आई विल नॉट बी लाइबल फॉर द एनी क्रिमिनल लाइबिलिटी। सो इन दिस केस कोर्ट हेल्ड दैट कि even if a person who does not do anything directly but he has common intention then he will be liable। इस केस में ऑनरेबल कोर्ट ने बोला या प्रीवी काउंसिल ने बोला कि इवन दो इफ एनी पर्सन डू नॉट डिड डायरेक्टली एनी एक्ट बट इफ देयर इज इस्टेब्लिश दैट कि देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन बिटवीन देम, common intention between them, then that particular person who even do not did any directly act, even though he will be liable solely on the establishment of the common intention between the person who has committed the offense and the person who is standing only at the door of that post office, ठीक। ये इस केस में हेल्ड आउट किया गया था इन बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर में। आई बात समझ में। Now I am going to ask a question that is कि can, जैसे मैंने बताया कि कॉमन इंटेंशन क्या है, इट इज अ मीटिंग ऑफ माइंड, मतलब कि ऑफेंस करने से पहले प्री मीटिंग ऑफ माइंड, प्री अरेंजमेंट ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग की जाती है कि हम ये ऑफेंस करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री मीटिंग ऑफ माइंड को कॉमन इंटेंशन बोलते हैं। सो आई एम गोइंग टू आस्क अ क्वेश्चन हियर दैट कि कैन द कॉमन intention is also developed on the spot। क्या कॉमन इंटेंशन ऑफेंस करने की जगह पे, जब जैसा कि क्या है कि आपको मतलब आपके और दूसरा जो पर्सन उसके बीच में पहले से कोई प्री मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है, तो क्या कॉमन इंटेंशन तुरंत एट द कमिटिंग ऑफ ऑफेंस वो डेवलप या इस्टेब्लिश या एग्जिस्ट हो सकता है बिटवीन द टू और मोर देन टू पर्सन in a single line, in a crux, one line is that can the common intention can be developed at the time of commission of the crime। आप लोग का आंसर हमें मतलब आप लोग बता सकते हो, हालांकि ये रिकॉर्डेड है तो कैसे आप लोग बताओगे, हम आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इसका जो आंसर है यस, common intention can also be developed on the spot। For example A और B है। अब क्या होता है,
ए और बी के बीच में कोई भी प्री अरेंजमेंट प्लानिंग नहीं होता, प्री मीटिंग ऑफ माइंड नहीं होता है, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे कोई सी पर्सन है, वो बेड पे लेटा है हॉस्पिटल के। ए जो है लेके जाता है गणासा, गणासा, और बी लेके जाता है चाकू, चाकू किसको मारने, सी को मारने, ठीक है। अब क्या होता है, ये सारी चीजें डी देख लेता है। अब जैसे डी देखता है ये जाता है, ठीक है, और जैसे डी जाता है ए और बी अपना काम करके उस हॉस्पिटल से लगते हैं भागने। अब ये सारा चीज कोर्ट में पहुंचता है और कोर्ट इन दिस केस हेल्ड दैट कि कॉमन इंटेंट। अब क्या होता है, ए और बी ने प्ली किया कि ए बोला कि हमने नहीं मारा, बी बोला कि हमने नहीं मारा, ए बोला कि बी ने मारा, बी बोला कि ए मारा। अब यहाँ पे क्योंकि क्लियर था नहीं किसने मारा, सो हियर इन दिस केस कोर्ट हेल्ड दैट कि कॉमन इंटेंशन कैन ऑल्सो बी डेवलप्ड ऑन द स्पॉट ऑफ द ऑकरिंग ऑफ ऑफेंस, सो ड्यू टू विच ए एंड बी बोथ विल बी लाइबल फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर, ठीक है, अगेंस्ट सी। And all this fact which I have elaborated here, it is dictated in the case Pandurang versus State of Hyderabad. Pandurang या पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद, इन विच ईयर 1955। आई बात समझ में, ठीक। एक केस और लिख लीजिएगा, उस केस में भी यही बोला गया था कि कॉमन इंटेंशन कैन ऑल्सो बी डेवलप ऑन दी ऑन स्पॉट। ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी इन 1955 का ये जजमेंट। इस केस में भी यही बोला गया था कि कॉमन इंटेंशन कैन बी डेवलप ऑन दी स्पॉट, ठीक है। अब यहां पर मैं बात करने जा रहा हूं कि डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन, ठीक है। तो दोस्तों जो कॉमन इंटेंशन है वो तो आप लोग जान गए, ए बी सी डी आपस में प्लानिंग करते हैं कि एफ को मारना है। सिमिलर इंटेंशन क्या है, लेटर सपोज ये एक्स पर्सन है, ए की दुश्मनी एक्स से है कि इन दोनों के बीच में प्रॉपर्टी का विवाद है, ठीक है। तो ए की दुश्मनी एक्स से है, ए का इंटेंशन है कि हम कभी मौका मिलेगा तो हम एक्स को मार देंगे। अब बी की भी दुश्मनी एक्स से है, मान लीजिए दुश्मनी किससे रिलेटेड है, मान लीजिए कि ये रिलेटेड है आपका घर से रिलेटेड है, ठीक। बी भी बोलता है, फिराक में रहता है कि कभी भी एक्स मिलेंगे तो हम उनको जान से मार देंगे। अब ए जो है एक्स को देखता है कि अरे मौका अच्छा है, चलो मार देते हैं एक्स को। ए जो है एक्स को जाता है मारने, बी को लगता है, बी को भी लगता है अरे मौका अच्छा है, लाओ एक्स को मार देते हैं जान से, बी भी जाता है एक्स को मारने। अब इन दोनों लोग जो है एक्स को मारने जाते हैं, मींस बोथ ए एंड बी दे आर गोइंग टू मर्डर एक्स, बट बोथ ए एंड बी हैव डू नॉट डिड एनी प्रायर मीटिंग और दे हैव नो एनी कंसेंसस ऑफ माइंड, मतलब देयर इज नो एनी प्री मीटिंग ऑफ माइंड, देयर इज नो एनी प्री मीटिंग ऑफ माइंड, ठीक है। सो हियर बोथ ए एंड बी बोथ हैव सिमिलर इंटेंशन, नॉट दी कॉमन इंटेंशन। अगर ये दोनों ए और बी आपस में मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि नहीं एक्स को मारना है जान से, देन वी कैन कॉल एज कि बोथ ए एंड बी हैव कॉमन इंटेंशन, नॉट दी सिमिलर इंटेंशन। एंड दिस डिफरेंशिएशन इज हेल्ड इन द केस ऑफ पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद, ठीक है, इन विच ईयर इन 1955। आई बात समझ में, ठीक है। सो आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस द कॉमन ऑब्जेक्ट।
ये थोड़ा टेक्निकल टॉपिक जो अभी तक मैं बताया हूँ, कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट है, इसके बाद से आपका बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है बीएनएस में। ठीक, सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है एलयू अपडेट के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और इन दिस वीडियो लेक्चर we are going to discuss about the common intention. In the previous video lecture, in this video we are going to discuss about common object. In the previous video lecture we have covered the common intention. Common intention which is given under section 34 of IPC, but you do not have to remember that section. You have to remember the section of BNS and it is given under section 3 subclause 5 of BNS. आई बात समझ में आता? अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, कॉमन ऑब्जेक्ट होता क्या है, कहाँ पे दिया है, तो चलिए देखते हैं। कॉमन ऑब्जेक्ट, so first of all friend, it is given under section 189 of BNS. so अब आप लोग को मतलब नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि कॉमन ऑब्जेक्ट का मतलब होता क्या है। सो कॉमन ऑब्जेक्ट मीन्स नथिंग मोर देन बट इट मीन्स द अल्टीमेट गोल और पर्पज, अल्टीमेट गोल और पर्पज फॉर विच वेरियस पर्सन एग्रीड और कम टुगेदर। So common object is nothing but it means the ultimate goal और the purpose, आपका ultimate goal या purpose क्या है, ठीक है, किसका, of the various people who came together who agreed together to achieve that common या who achieve that ultimate goal और purpose। आई बात समझ में? ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्या होता है दोस्तों कि अगर आपका जो अल्टीमेट गोल है, जो आप अचीव करना चाहते हो, जो अल्टीमेट गोल है जो आप अचीव करना चाहते हो, ठीक है, अगर वो लीगल है लेट अस यहाँ पे पहले देखिए कि जो लोग आपस में इकट्ठा होंगे फॉर दी पर्पज ऑफ अल्टीमेट गोल या एम, ठीक है, तो जो लोग इकट्ठा होते हैं उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, दे आर असेंबल्ड। दे आर असेंबल्ड मतलब दे फॉर्म असेंबली, मतलब जब लोग इकट्ठा होते हैं तो क्या बोलते हैं, दे फॉर्म असेंबली और दे असेंबल्ड। ठीक, तो अगर आपका जो अल्टीमेट गोल है या एम है, इफ दैट अल्टीमेट गोल या अल्टीमेट एम इज इलीगल या अनलॉफुल, देन दैट असेंबली विल बी कॉल्ड एज अनलॉफुल असेंबली। अनलॉफुल असेंबली। लेकिन वहीं पे अगर आपका जो अल्टीमेट गोल है या अल्टीमेट एम जो है वो क्या है, वो लॉफुल है, तो जो आपका जो असेंबली है, जो आप इकट्ठा हुए हो, वो लॉफुल असेंबली होगा, वो अनलॉफुल असेंबली नहीं होगा। आई बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अभी अनलॉफुल असेंबली क्या होता है, अभी आगे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। बस ये समझिए कि अनलॉफुल असेंबली कब होता है, जब आपका जो जो लोग इकट्ठा हुए उनका ऑब्जेक्ट जो है वो इलीगल है, अनलॉफुल है, तो वो असेंबली भी क्या हो जाएगी, अनलॉफुल असेंबली हो जाएगी। ठीक, आई बात समझ में? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब एक केस लॉ लिख लीजिए आप लोग। विजय पांडुरंग ठाकरे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र।
2017 का केस लॉ है दोस्तों, ठीक है। इस केस में भी यही बोला गया था कि अगर कोई असेंबली है, जो लोग इकट्ठा हुए हैं, अगर उनका जो अल्टीमेट एम या जो गोल है वो अनलॉफुल है, तो दैट पर्टिकुलर असेंबली विल बी कॉल्ड एज अनलॉफुल असेंबली। ठीक, अनलॉफुल असेंबली, ठीक है। ठीक, एक केस लॉ और लिख लीजिए दोस्तों, मुथुनेकर वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1978 का केस है दोस्तों। इन दिस केस द कोर्ट हेल्ड दैट कि अ पर्सन who is present in unlawful assembly as a curious spectator does not become one of member of that unlawful assembly। आई बात समझ में? इट मीन्स कि मेयर प्रेजेंस in a unlawful assembly will not makes a person liable for that will not makes a person to be a member of that unlawful assembly unless he knew about what is the common object of that particular assembly। आई बात समझ में? आता सिर्फ कोई एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है, ठीक, और यहाँ पे एक अनलॉफुल असेंबली है। अब या ये जाता है, इस पर्सन के पास जाता है, खड़ा होकर देखता है, तो बस इस बिहाफ पे ही ये जो पर्सन है ये इस अनलॉफुल असेंबली का मेंबर नहीं बन जाएगा, जब तक अनलेस कि इस पर्सन को ये ना पता हो कि ये जो अनलॉफुल असेंबली है इसका जो ऑब्जेक्ट है, जो कॉमन ऑब्जेक्ट है वो क्या है, वो इलीगल है या अनलॉफुल है। अगर इसको पता है कि जो असेंबली खड़ी है अरे वो अच्छे काम के लिए खड़ी है, वो लॉफुल असेंबली है, वो उसका जो कॉमन ऑब्जेक्ट है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई क्राइम करना नहीं है, तो ये मेंबर नहीं माना जाएगा, मतलब कि इसको जो है लाइबल नहीं ठहराया जाएगा। लेकिन अगर इसको ये पता है कि नहीं ये अनलॉफुल असेंबली है, इसका जो कॉमन ऑब्जेक्ट है, जो पर्पज है वो है टू कमिट एन ऑफेंस, इसके बावजूद भी ए पर्सन इस असेंबली में जाता है, वहाँ पे खड़ा होता है, बैठता है, सब कुछ देखता है, हल्ला उल्ला करता है, देन दैट द पर्सन ए विल ऑल्सो बी become the member of unlawful assembly and by virtue of the becoming the member of unlawful assembly he will also be liable for the punishment। आई बात समझ में आता? ठीक, अब जब से मैं स्टार्टिंग से चिल्ला रहा हूँ अनलॉफुल असेंबली, अब आइए मैं अनलॉफुल असेंबली के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। अनलॉफुल असेंबली, ठीक है। तो दोस्तों जो सेक्शन आपका 189 है ये बताता है कि अनलॉफुल असेंबली होता क्या है। इट डिफाइंस द अनलॉफुल असेंबली। आई बात समझ में? 189 टॉक्स अबाउट द अनलॉफुल असेंबली, और ये 189 बोलता है कि एन असेंबली, अब बताता है कि अनलॉफुल असेंबली होगा क्या। तो आइए एसेंशियल एलिमेंट लिखते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 189। सो इट इज सेज दैट कि देयर मस्ट बी एन असेंबली ऑफ 5 or more person and they shall have common object, ठीक है। आई बात समझ में? they shall have common object। अब कॉमन ऑब्जेक्ट होगा क्या उनका, कॉमन जो पर्पज है वो क्या होगा, मतलब कोई भी पर्पज उनका कॉमन ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। मतलब कॉमन ऑब्जेक्ट मीन्स कि दैट ऑब्जेक्ट शुड बी अनलॉफुल। अब वो अनलॉफुल जो पर्पज है या जो ऑब्जेक्ट है वो क्या क्या है, अब आइए यहाँ पे आप लोग एक एक करके
देख लीजिए। ठीक, पहला है कॉमन ऑब्जेक्ट में आएगा कि अगर वो असेंबली का जो मेन एम है वो ये है कि दे वांट टू यूज क्रिमिनल फोर्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट और पार्लियामेंट, then that purpose will be called as unlawful purpose, and if they have that particular type of purpose, then that assembly will also called as unlawful assembly। ठीक, दूसरा अगर कॉमन ऑब्जेक्ट उनका वो होता है कि they want to prevent or make the resistance in the execution of एनी लॉ। ठीक है, अगर उनका ये पर्पज है देन दैट पर्पज विल कॉल्ड एज अनलॉफुल पर्पज। अगर दे वांट टू कमिट एनी मिसचीफ और ट्रेसपास, तो भी उनका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अनलॉफुल हो जाएगा, और वो असेंबली क्या हो जाएगी, अनलॉफुल असेंबली हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज दैट कि they want to use the criminal force, or they have the ultimate aim to use the criminal force to removing any person from his or her possession, removing any possession। ठीक है, तो ये अगर आपका अनलॉफुल असेंबली, अगर आपका अल्टीमेट एम है, देन दैट पर्टिकुलर पर्सन विल बी कॉल्ड एज व्हाट, दैट पर्टिकुलर पर्पज विल बी कॉल्ड एज अनलॉफुल पर्पज, और जो असेंबली है वो क्या कहलाएगी, अनलॉफुल असेंबली कहलाएगी। आई बात समझ में आता? तो ये है आपका अनलॉफुल असेंबली। आई बात समझ में? 1 सेकेंड दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आप लोग का कॉमन ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में? मीन्स की अनलॉफुल असेंबली। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं, ये मैंने बता दिया कि मेयर प्रेजेंस इज नॉट नेसेसरी दैट कि दैट पर्टिकुलर पर्सन इज आल्सो द मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली until and unless there is until and unless he knew about that common object। ये सब तो मैंने बता दिया। अब मैं डिफरेंस बता देता हूँ, डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट, CI एंड CO। तो पहली चीज कॉमन इंटेंशन कहाँ पे दिया है, सेक्शन 3 सब क्लॉज 5। कॉमन ऑब्जेक्ट कहाँ पे दिया है, तो आपका दिया है सेक्शन 189। ठीक, 189 आई बात समझ में? 189 एंड सेक्शन 190 में, मतलब 190 में बताया कि कॉमन ऑब्जेक्ट होता क्या है, और 189 में अनलॉफुल असेंबली बताया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? आई बात समझ में? और जो कॉमन इंटेंशन है दोस्तों, ये इट डज नॉट क्रिएट एनी टाइप ऑफ स्पेसिफिक ऑफेंस, ये खुद में कोई स्पेसिफिक ऑफेंस नहीं बनाता है, बट इट इज अ रूल ऑफ एविडेंस। ठीक है, इट इज अ रूल ऑफ एविडेंस, बट इट क्रिएट्स और इट इज इटसेल्फ एन ऑफेंस। कौन सा? कॉमन ऑब्जेक्ट। तो ये स्पेसिफिक ऑफेंस इससे खुद से ही स्पेसिफिक एक ऑफेंस है कॉमन ऑब्जेक्ट, बट कॉमन इंटेंशन इज not the in itself a specific offense। In this there is a pre-arrangement planning, pre-arrangement or pre-meeting of mind, लेकिन common object में there is no any necessary of pre-arrangement mind, but there is sharing of the common object। ठीक है, आई बात समझ में? A common object means कि the object which is any of the one which is mentioned under section 189। ठीक,
तो देखो दोस्तों, अगर कोई बोले अनलॉफुल असेंबली या कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में, तो आपको दो सेक्शन याद रखे रहिएगा, 189 एंड 190। ठीक है, 189 बताता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट अनलॉफुल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, मतलब कॉमन ऑब्जेक्ट जो है 189 में दिया है कि अगर आपका कॉमन ऑब्जेक्ट अगर रिलेटेड है 189 में जितना ऑब्जेक्ट दिया है उससे, तो वो क्या कहलाएगा, अनलॉफुल पर्पज या अनलॉफुल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अगर वो अनलॉफुल पर्पज या अनलॉफुल ऑब्जेक्ट कहलाएगा, तो जो आपने असेंबली फॉर्म किया है, जो आपने असेंबली बनाया है मोर देन 5 पीपल, ठीक है, तो दैट असेंबली विल बी कॉल्ड एज अनलॉफुल असेंबली। ठीक है, आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं आता। तो ये था आपका कॉमन ऑब्जेक्ट एंड कॉमन इंटेंशन। सो आई होप आपका ये जो चीज़ें हैं समझ में आई होगी। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जनरल एक्सेप्शन। ये सबसे मतलब कह सकते हो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर ये हम लोग खत्म कर देंगे तो समझिएगा कि आपका बीएनएस का जो है मोर देन 70 to 80% कंप्लीट हो गया। ठीक, तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। टेक केयर ऑफ इटसेल्फ।